अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है इट्स अबाउट सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी को हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी कि हम इसमें दो चीज़ें स्टडी करते हैं, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जब आप साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसको हम साइंटिफिक वे में स्टडी करते हैं। यानी कि साइंटिफिक वे में स्टडी करने का क्या मतलब है कि इसमें वही प्रोसीजर्स और मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि फ़िज़िकल साइंसेस जैसे कि बायोकेमिस्ट्री वगैरह में किए जाते हैं। ठीक है कि यानी कि जब हम कहते हैं कि साइकोलॉजी एक साइंस है तो इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी भी फाइंडिंग होंगी वो टेस्टेबल होनी चाहिए, वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, उनको कहीं पर भी साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकना चाहिए और वो ऑब्जेक्टिवली टेस्टेबल होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ इस क्राइटेरिया पर पूरी नहीं उतरती तो हम उसको साइंस नहीं कह सकते। सेकेंडली अगर हम बात करें तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है कि क्यों लोग किसी भी बिहेवियर में इंगेज करते हैं और वो किस किस्म की थॉट प्रोसेसेस होती हैं या हमारे जहन में ऐसा क्या चल रहा होता है कि हम कोई भी काम करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो हमारे ब्रेन में क्या प्रोसेसिंग होती है कि हम बॉल के पीछे भागते हैं और बॉल को जो है वो कैच करते हैं। ठीक है, या जब एक बॉलर जो है वो बॉल कराने लगता है तो उसके माइंड में क्या क्या प्रोसेसिंग चल रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी इवेंट है या कोई वाक़या होता है या कोई हमें धमकी देता है या कोई हमें आवाज़ आती है तो किस तरीके से हमारा माइंड जो है वो आगे से रिस्पॉन्स देता है। इसी तरीके से अगर कोई इन लव हो तो वो किस तरीके से चीज़ों को देखता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ये शो करती हैं कि इंसान का बिहेवियर किस तरीके से होगा और उसके ज़हन में मेंटल प्रोसेसेस किस तरीके से चल रही हों। तो जब हम इस किस्म की स्टडी करते हैं तो उसको हम साइकोलॉजी का नाम देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है कि सोशल किसे कहते हैं। ज़ाहिर है कि सोशल का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज़ जिसका ताल्लुक सोसाइटी से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, टेंडिंग टू फॉर्म कोऑपरेटिव एंड इंटर रिलेटेड रिलेशनशिप विद द अदर पीपल। यानी कि एक ऐसा ताल्लुक जिसमें हम दूसरों की मदद करें और हमारे जितनी भी रिलेशनशिप्स हों वो इंटरडिपेंडेंट हो। ठीक है, कि हम उनका साथ दें, वो हमारा साथ दें और यूँ मिलकर जो है वो कोलैबोरेटिवली एक क्या कहना चाहिए कि एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ख़ानदान है या ओवरऑल क्या कहना चाहिए माशरा है वो हम तश्कील दें तो उसको हम सोशल का नाम देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है कि सोशल साइकोलॉजी किसे कहते हैं। सोशल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, उसकी स्टडी एंड हाउ दे रिलेट टू हाउ पीपल इंटरेक्ट एंड रिलेट टू दी अदर्स। ठीक है, ये एक तो इसमें हम ये देखते हैं कि पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप। ठीक है, कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान से किस तरीके से ताल्लुक़ बनाता है। नंबर टू हम ये देखते हैं कि कोई भी पर्सन किसी ग्रुप से किस तरीके से रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, यानी कि दूसरे लोगों के साथ किस तरीके से रिलेट करता है। इसके अलावा ग्रुप टू ग्रुप रिलेशनशिप भी हम सोशल साइकोलॉजी में देखते हैं कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल ख़ानदान है तो उसका दूसरे ख़ानदान से क्या ताल्लुक़ होगा, या एक कौमियत है या एक नस्ल है उसका किसी दूसरी नस्ल, ग्रोह या मकतबा फ़िक्र से किस किस्म का ताल्लुक़ होगा, तो उसको भी हम सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। सोशल साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस एज दे रिलेट टू हाउ पीपल इंटरेक्ट विद और रिलेट विद द अदर्स। ठीक है, इसको अगर हम बात करें तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोशोलॉजी। ठीक है, सोशोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें हम स्टडी ऑफ सोसाइटी या ग्रुप्स करते हैं। वो जो सोसाइटी या ग्रुप्स हैं वो स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि किस तरीके से लोग अपनी समाजी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। ठीक है, किस तरीके से वो ग्रुप्स में या सोसाइटीज़ में रहते हैं। ठीक है, और हमारी एज ए बिहेवियर एज ए सोशल बीइंग जो है वो सोशोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसमें हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं कि लोग किस तरीके से इकट्ठे होते हैं, सोशल एग्रीगेशन किस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, इट्स एन ओवर आर्किंग यूनिफिकेशन ऑफ ऑल स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन काइंड इंक्लूडिंग हिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड इकनॉमिक्स। यानी कि साइकोलॉजी सोशोलॉजी की अगर हम स्टडी करें तो उसमें मैन काइंड सिविलाइजेशन भी आ जाती है कि किस तरीके से इंसानों का इर्तिका हुआ। ठीक है, साइकोलॉजी भी आ जाती है कि लोगों के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस क्या हैं,
और इकोनॉमिक्स भी आ जाती है कि किस तरीके से जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं वो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं और लोगों के ग्रुप्स को और किसी भी कल्चर को या किसी भी क्या कहना चाहिए रहन सहन को अफेक्ट करते हैं. In contrast, the Society for Personality and Social Psychology, the American Psychological Association, defines social psychology as the how people's thoughts, feelings, and behaviors are influenced by the actual, imagined or implied presence of others. ठीक है, किस तरीके से हमारी थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स पे दूसरे लोगों की एक्चुअल प्रेजेंस या इमेजिन प्रेजेंस जो है वो असरअंदाज होती है, या इम्प्लाइड प्रेजेंस. ठीक है, actual, imagined or implied presence of others. How people's thoughts, feelings and behaviors are affected by the actual, imagined or implied presence of others. ठीक है, तो यानी कि दूसरे लोगों का इंसान के ऊपर किस तरीके से असर होता है और हमारा बिहेवियर उससे किस तरीके से मुतासर होता है, इसकी हम स्टडी करते हैं सोशल साइकोलॉजी में. ठीक है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं. अब हम आ जाते हैं कि पर्सनालिटी साइकोलॉजी क्या होती है. पर्सनालिटी साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स एंड हाउ दीज कम टुगेदर एज ए होल. ठीक है, किस तरीके से एक इंसान का बिहेवियर दूसरे बिहेवियर से फ़र्क है, एक इंसान की थॉट्स, फीलिंग्स. ठीक है, a social psychologist may investigate whether an individual helped another person in a situation. ठीक है, while a personality psychologist would examine whether certain personality type is more likely to be a situational or dispositional attribution or look for traits that govern helping behavior. यानी कि सोशल साइकोलॉजी ये देखेगी कि लोग क्या एक दूसरे की हेल्प करते हैं या नहीं करते, या किस तरीके से हेल्प करते हैं. और पर्सनालिटी साइकोलॉजी ये देखेगी कि एक इंसान के ट्रेट किसी दूसरे इंसान के ट्रेट्स या क्वालिटी से किस तरीके से फ़र्क होते हैं और वो कौन से ट्रेट्स होते हैं या क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एक इंसान को हेल्पिंग और दूसरे इंसान को हेल्पिंग नहीं बनाते. फिर अगर हम बात करें सोशल साइकोलॉजी को मज़ीद डिफ़ाइन करने की, तो सोशल साइकोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन्फ्लुएंस ईच अदर्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स. ठीक है, कि किस तरीके से दूसरों के बिहेवियर या थॉट्स हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं. सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो बड़ा ऑब्वियस भी हो सकता है और बाज़ औक़ात ऑब्वियस नहीं भी होता. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोई गन लेकर आपके पास आ जाए और वो आपको रॉबरी करना चाहे, तो ये एक प्रॉपर एक इन्फ्लुएंस है एक इंसान का जो कि आपके ऊपर वो करना चाहते हैं. ठीक है, इसी तरीके से एडवर्टाइजर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे लोगों को अपने इमेजेस के ज़रिए, अपने जिंगल्स के ज़रिए, या ऐसी बातें करके कि जो लोगों के दिलों में रच बस जाएं और लोग जो हैं वो गुनगुनाने लगें या वो नॉर्मली उन फिक्रों को इस्तेमाल करने लगें. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिप्टन का इश्तिहार चलता है तो वो कहते हैं यही तो है अपनापन. ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल सुप्रीम का इश्तिहार चलता है तो वो ये कहते हैं यही तो है अपनापन. तो वो चीज़ हमारे माइंड में असर करती है. We can even be influenced by the people who are not physically present. The memory of our parents or friends, proud smiles and wishes for our future may change how we act in morally ambiguous situation. ठीक है, इसी तरीके से बाज़ औक़ात हमारे सामने मौजूद हों या ना मौजूद हों, उनका हमारे ऊपर असर होता है, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हैं या फैमिलीज़ हैं. इसी तरीके से कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि आपकी मोरालिटी से मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और आप उसमें किस तरीके से रिएक्ट करते हैं या किस तरीके से उस सिचुएशन को देखते हैं, ये भी सोशल साइकोलॉजी के ज़ुमरे में आता है. यानी कि लोगों का, कल्चर का, नेशनल स्टैंडर्ड्स का, सोशल एक्सपेक्टेशंस का और हमारी कम्युनिटी का हमारे ऊपर किस तरीके से असर है और हम अपनी सोसाइटी में, कल्चर में या ओवरऑल जो हमारा माशरा है उसके ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं. तो ये सारा हम सोशल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं. यानी सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल इन्फ्लुएंस ईच अदर्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी बाकी ब्रांचेस से किस तरीके से मुख्तलिफ है. सबसे पहले हम बात करते हैं सोशोलॉजी की. सोशोलॉजी भी सोशल बिहेवियर्स को स्टडी करती है ग्रुप लेवल पे. ठीक है, ये देखती है कि हाउ ग्रुप चेंज ओवर टाइम, हाउ कल्चर इवॉल्व, किस तरीके से स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो हमारे सोशल नॉर्म्स को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि
ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको किस तरीके से मैयर किया जा सकता है और किस तरीके से ये हमें अफेक्ट करते हैं। While sociologists might consider examples of how a particular subculture is geared toward cooperation और aggression, कि किस तरीके से कोई भी कल्चर किसी भी जगह पर कॉपरेटिवनेस की तरफ लेकर जाता है या अग्रेसिवनेस की तरफ लेकर जाता है, जबकि सोशल साइकोलॉजी ये स्टडी देखेगी कि लोग किस तरीके से कॉपरेटिव होते हैं या अग्रेसिव होते हैं, ठीक है। और हम इसमें काजेस या आउटकम्स ऑफ एन इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जबकि सोशियोलॉजी में हम ग्रुप लेवल पर किसी भी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाती है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है। एंथ्रोपोलॉजी ये होती है स्टडी ऑफ कल्चर एंड हाउ ह्यूमन बिहेवियर जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होता है या नहीं चेंज होता, इसकी भी हम स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली किसी एक पार्टिकुलर कल्चर पर फोकस करते हैं, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं और डिटेल में बयान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके मुकाबले में जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट रिसर्च मेथड्स जो है वो स्टडी करते हैं, अप्लाई करते हैं, और वो ऑब्जर्वेशनल मेथड या किसी भी दूसरे जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, लोगों की बिहेवियर को जो है वो स्टडी करते हैं। Thus, an anthropologist might observe a particular village of children in terms of their aggressive behavior and consider how culture affect aggression. कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करेगा, किसी भी विलेज में या किसी भी फील्ड में जाएगा और वहाँ देखेगा कि बच्चे किस तरीके से अग्रेसिव होते हैं, यानी कि वो अग्रेसिवनेस शो करने का अंदाज किस तरीके से है उनका, और बाकी लोग यानी कि कल्चर जो उनका है उसका उनके एग्रेशन पर किस तरीके से असर है। A social psychologist might form a hypothesis about what increases aggression. उसके मुकाबले में एक सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसाइज करेगा कि किस तरीके से जो है वो एग्रेशन लीड करता है, और फिर एग्रेशन को चेंज करने की कोशिश करेगा डिफरेंट रिसर्च मेथड्स अप्लाई करते हुए, कि या तो वो उस एग्रेशन को कम करने की कोशिश करेगा या उस एग्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, या फिर ये है कि ये देखने की कोशिश करेगा कि डिफरेंट क्या कहते हैं सिचुएशंस में लोग किस तरीके से एग्रेशन डिफरेंट तरीक़ों से शो करते हैं। इसी तरीके से वो ये भी स्टडी करने की कोशिश कर सकता है कि किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन जो है वो एग्रेशन की वजह बनती है। फाइनली इवन विद इन साइकोलॉजी देयर आर डिविजन्स एंड सब फील्ड्स, ठीक है, और डिफरेंट सब बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, ठीक है। उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मेंटल इलनेस या प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर जो है वो इंसान को अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से हेल्थ को बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, जिसमें ये देखते हैं कि इफ़ मेंटल इलनेस एंड अल हेल्दी पैटर्न्स आर कंसिडर्ड एबनॉर्मल, ठीक है। तो फिर सोशल साइकोलॉजी क्या स्टडी करेगी कि नॉर्मल बिहेवियर जो है वो किस तरीके से हर इंसान में देखे जा सकते हैं, यानी कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी एबनॉर्मल बिहेवियर को स्टडी करेगी, सोशल साइकोलॉजी सोशल बिहेवियर को स्टडी करेगी, और जो क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी है वो ये देखने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से मेंटल इलनेस का किसी भी इंसान के ऊपर असरअंदाज होता है, ठीक है। इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी जो है वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स को स्टडी करती है, जैसे कि एग्रेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। और इस तरीके से ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि लोग डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करते हैं और वो अपनी लाइफ में जो डिफरेंट ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको किस तरीके से ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव consistently studies what is now called positive psychology, the study of human strengths and virtues. पॉजिटिव साइकोलॉजी ये देखती है कि किस तरीके से जो है वो इंसान की जो स्ट्रेंथ्स या विर्चूज़ हैं वो उसकी लाइफ को बेहतर कर सकती हैं। अब हम आ जाते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सबसे पहले नॉर्मन ट्रिपलेट है, जिसने 19th सेंचुरी में एक आर्टिकल जो है वो सोशल साइकोलॉजी में लिखा, और उसने ये कहा कि किस तरीके से दूसरे लोगों का हमारे ऊपर असर होता है जब हम कोई काम करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि लोग जब अकेले होते हैं तो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जब वो दूसरे लोगों से compete कर रहे होते हैं तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। कि किस तरीके से जब लोग बाकायदा वहाँ पर मौजूद हों तो उसका हमारे ऊपर असरअंदाज होता है। इसकी स्टडी जो है वो ट्रिपलेट ने 1898 में अपने आर्टिकल के थ्रू की थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टडी है वो रिंगलमैन की है। रिंगलमैन एक फ्रेंच एग्रीकल्चरल इंजीनियर था और उसने ये एक्सपेरिमेंट किया 1880s में
कि किस तरीके से लोग दूसरे लोगों की मौजूदगी में कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उनकी काम करने की सलाहियत कम हो जाती है और वो कम मेहनत करते हैं। जितना बड़ा ग्रुप होता जाता है, यानी जितना बड़ा ग्रुप होता जाता है, उतनी ही लोगों की काम करने की सलाहियत या काम करने की दिलचस्पी जो है वो कम हो जाती है। इसको उसने रिंगलमैन इफेक्ट का नाम दिया। ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ट्रिपलेट ने जो स्टडी की उसने ये शो किया कि जब दूसरे लोग मौजूद होते हैं तो हम कोऑपरेट करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। इसको सोशल फैसिलिटेशन का नाम दिया जाता है। जबकि रिंगलमैन ने जो स्टडी की वो ये कहा कि जितना बड़ा ग्रुप होता जाता है उतना ही लोग कोऑपरेट करना कम कर देते हैं और उनकी ग्रुप में जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जाती है। उसको उसको हम सोशल लोफिंग का नाम देते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स यूजली डज नॉट मेरिट रिसीविंग द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अ फाउंडर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि फाउंडर की, तो एक्चुअली फाउंडर कौन था साइकोलॉजी का, तो वो विलियम मैकडोगल थे। विलियम मैकडोगल ने 1908 में सबसे पहले जो है वो सोशल साइकोलॉजी की बुक लिखी जिसको नाम दिया इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इसी तरीके से एडवर्ड रॉस ने भी 1908 में एक बुक पब्लिश की। ठीक है, इसके बाद जो है वो फ्लॉयड एलपोर्ट ने 1924 में बुक जो है वो पब्लिश की। ठीक है, और रॉस और मैकडोगल को जो है वो सोशल साइकोलॉजिस्ट का बानी कहा जाता है। कट लेवाइन जो है उनकी भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उन्होंने फील्ड थ्योरी और लाइफ स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो प्रेजुडिस किस तरीके से डेवलप होता है उसके ऊपर भी इन्होंने काम किया। अगर हम बात करें कि नोटवर्दी सोशल साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से, तो सबसे पहले जो है वो फ्रांसिस सुमर का नाम आता है जो कि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पीएचडी की साइकोलॉजी में और क्लार्क यूनिवर्सिटी से 1920 में। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सोलोमन ऐश का नाम आता है जिन्होंने बहुत ही वेल नोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए कन्फॉर्मिटी के ऊपर, और किस तरीके से कि जिसमें यह देखा गया कि किस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल कन्फर्म टू द ग्रुप इवन व्हेन द ग्रुप्स पोजीशन ऑन एन इशू इज रॉन्ग। कि किस तरीके से जब हम किसी ग्रुप से ताल्लुक़ करते हैं तो ग्रुप गलती पर भी हो तो भी हमें ग्रुप की बात को मानना पड़ता है या ग्रुप की बात को हम जो है वो तस्लीम कर लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने प्राइमेसी इफेक्ट के ऊपर भी स्टडी की। फिर उसके बाद गॉर्डन एलपोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एटीट्यूड्स के ऊपर स्टडी किया। इसके अलावा जो है उन्होंने प्रेजुडिस के ऊपर स्टडी किया, रिलीजन के ऊपर स्टडी किया। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने बहुत सारे मशहूर सोशल साइकोलॉजिस्ट जैसे कि मिलग्रम है या ब्रूनर है उनको जो है वो ट्रेन किया, और इसके अलावा पर्सनालिटी साइकोलॉजी में भी इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। फिर 1939 टू 1950 में मैमी एंड केनेथ क्लार्क ने जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए कि किस तरीके से रेशियल सेग्रीगेशन जो है वो असरअंदाज होती है। रेशियल सेग्रीगेशन का क्या मतलब है कि जो ब्लैक लोग हैं उनको सेपरेट पढ़ाया जाए और जो वाइट लोग हैं उनको सेपरेट पढ़ाया जाए। उन्होंने जो स्टडी की उसमें ये देखा कि जो ब्लैक चिल्ड्रन होते हैं वो नॉर्मली उनका जैसे जो शेड होता है ना स्किन का, उससे एक शेड लाइटर टोन के लोगों डॉल्स के साथ खेलना पसंद करते थे। ठीक है, यानी कि उन्होंने लाइन ड्रॉ की और वो जो उनकी स्किन टोन थी उससे लाइटर जो है वो स्किन टोन के साथ जो है वो खेलना पसंद करते थे। इसके बारे में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फैसले भी हो चुके हैं और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो बेस बनाकर फैसले किए। जैसे कि ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन की डिसीजन थी जो कि 1954 में आई। ठीक है, जिसमें रेशियल सेग्रीगेशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स ठीक है की गई और ओवरटर्न द 1892 डिसीजन इन प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन केस जिसमें लेगिटिमाइज किया गया कि सब के लिए सेपरेट लेकिन इक्वल स्कूल हों। ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ वाइट और ब्लैक कलर्ड चिल्ड्रन जो है वाइट और कलर्ड चिल्ड्रन जो है वो उसके बहुत सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स यानी कि हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। किन के ऊपर? कलर्ड चिल्ड्रन के ऊपर। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप ब्लैक बच्चों को अलहदा पढ़ाएंगे, वाइट बच्चों को अलहदा पढ़ाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ब्लैक बच्चों को। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर आप एक लॉ में चीज़ कोई बता देंगे तो फिर तो वो कहेंगे कि ये जस्टिफाइबल है और इस तरीके से जो नेग्रो ग्रुप हैं वो अपने आप को इन्फीरियरिटी का शिकार समझेंगे। ठीक है, और ये जो सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी है ये हमारी मोटिवेशन को अफेक्ट करती है जो भी हम लर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। Segregation with the sanction of law therefore has the tendency to retard educational or mental development of Negro children.
ठीक है, और उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से डिप्राइव कर सकती है और बेनिफिट से डिप्राइव कर सकती है जो कि एक इंटीग्रेटेड स्कूल सिस्टम में मुयसर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये केनेथ क्लार्क की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जो कि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन थे सोशल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, जिनको अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है ये बात। इसके बाद लियोन फेस्टिंगर है, जिन्होंने बहुत ही फेमस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस दी कि किस तरह से हमारे जहन में दो कॉन्फ्लिक्टिंग जो थॉट्स हैं वो एक ही वक्त में चल रही होती हैं, लेकिन यानी कि एक ही बंदे से हो सकता है कि हमें मोहब्बत भी हो और हमें उसके ऊपर गुस्सा भी आया हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा सोशल कंपैरिजन थ्योरी है जो कि एरविंग जेनेस ने दी। ठीक है, और उन्होंने एटीट्यूड चेंज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, ग्रुप थिंक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। शार्टर की थ्योरी है जिसने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन दी, कि किस तरीके से फिजियोलॉजिकल और अराउजल एंड कॉग्निटिव जो इंटरप्रिटेशन है वो होती है। फिर इसके बाद कैरोलिन एंड मुज़फ़्फ़र शरीफ ने बड़े फेमस जो है वो रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, जिसमें उसने समर कैंप को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसने ये देखा कि किस तरीके से जो ओवर ग्रुप इंटर ग्रुप हॉस्टिलिटी है, यानी कि एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप की हॉस्टिलिटी है, उसको कम किया जा सकता है जब हम उनको किसी भी सुपर ऑर्डिनेट गोल्स यानी कि मुश्किल गोल में लगा दें। यानी कि कोई मुश्किल गोल हो तो इवन अगर दो ग्रुप्स का आपस में कंपटीशन भी है तो भी जो है या एग्रेसिव भी हैं एक दूसरे को, तो मिलकर उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, न्यूरमबर्ग में ट्रायल्स कंडक्ट किए गए वर्ल्ड वार 2 में। ठीक है, कि और उनसे ये पूछा गया कि इतने जो गलत किस्म के क्राइम है उन्होंने कैसे कर लिए, तो उन्होंने ये कहा कि हमें ये करने को ऑर्डर दिया गया था। ठीक है, तो ये फिर जो है वो सोशल साइकोलॉजिस्ट ने ये देखा किस तरीके से ये कैसे मुमकिन है कि जब हमें कोई काम करने का ऑर्डर दिया जाता है तो वो काम हमें पसंद नहीं भी होता, जैसे हम फौज में होते हैं तो भी हम वो काम करते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए ना मिलग्रम ने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और उसमें ये देखा कि पार्टिसिपेंट्स ने इवन अपने आप को जो है वो डेथ की तरफ ले गए। ठीक है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को तस्लीम नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्होंने वो बात मानी, उन्होंने वो काम किया और एक्सपेरिमेंट में कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये जो है वो एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट जो है वो उन्होंने कंडक्ट किए कि जब हमें कोई काम करने को कहा जाता है और हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की जाती है तो हम एहतजाज करते हैं, लेकिन फिर भी वो काम करते रहते हैं जो कि हमें पसंद भी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो क्या कहते हैं सजेशन है या जो दूसरे लोग हमें सजेस्ट करते हैं वो उसका हमारी थॉट्स के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। और इवन हमें कोई चीज़ पता भी होती है कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूसरे की बात को मान लेते हैं और बाज़ औक़ात वो इवन हमारे क्या कहते हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं उससे भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है, लेकिन फिर भी सजेशन का जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो ये विलियम सोलोमन एश और मिलग्रम के जो एक्सपेरिमेंट हैं इनको सोशल साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हासिल है और हम इनके ऊपर जो है वो बहुत सारे आप फ्यूचर में भी इनके ऊपर जो है वो स्टडी करेंगे कि किस तरीके से लीडर्स जो होते हैं या क्या कहना चाहिए पॉलिटिशियन होते हैं या रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो हमारी थॉट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमें कोई भी चीज़ को हक और सच तस्लीम करने पर मजबूर कर देते हैं, हालांकि उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता।